हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है। और इसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में। लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जो पढ़ाया जाता है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको जो पढ़ाया जाता है, वो पूरी तरह मुफ्त है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि 2 वीडियो, 4 वीडियो, 10 वीडियो, 50 वीडियो या 2 लेक्चर, 3 लेक्चर देखने के बाद, 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी को पैसे देने की आवश्यकता है। कोई सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा नहीं है, बस फ्री में आप सब कुछ पढ़िए, एक एक सवाल आपकी एनसीईआरटी का। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके योग का सूत्र क्या होता है। बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी शॉर्ट में कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक या एपी कहा जाता है, समांतर श्रेणी को। एक गाना है बड़ा फेमस सा है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, आपने सुना भी होगा। उसमें जो शब्द होते हैं ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, वहीं से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को या जीपी को या गुणोत्तर श्रेणी को समझ सकते हो। ठीक है सर। तो कहानी ऐसी है कि 1 2 का 4 है ना, और 4 2 का 1। इट मीन्स देखो, 1 का डबल किया तो 2 आया, 2 का डबल किया तो 4 आया। ठीक है, 4 का आधा किया तो 2 आया, 2 का आधा किया तो 1 आया। सो इससे मतलब इस स्टेटमेंट से अगर हम गुणोत्तर श्रेणी को देखने की कोशिश करें तो एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर प्रत्येक पद पिछले पद से कोई संख्या गुणा करने के बाद आया हो या भाग देने के बाद आया हो। बस 2 ही सीक्वेंस है। एक नंबर पकड़िए, उस नंबर में कोई नंबर जोड़ते जाइए या घटाते जाइए, आपको एपी मिल जाएगा, समांतर श्रेणी मिल जाएगी। एक नंबर पकड़िए, उस नंबर में या तो कोई नंबर गुणा करते जाइए या भाग देते जाइए, बार बार वही, या तो गुणा करेंगे या भाग देंगे, आपको जीपी मिल जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी कोई स्पेशल नहीं है, ना ही यहाँ आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। बस ध्यान इतना सा रखना है कि गुणोत्तर श्रेणी में हमें किसी भी एक नंबर के साथ शुरुआत करनी है और उस नंबर में एक नंबर बार बार गुणा करते जाना है। चलिए, तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपने पहला नंबर लिया 3, ठीक है, 3 का कर दिया डबल 6, 6 का कर दिया डबल 12, 12 का कर दिया डबल 24, 24 का कर दिया डबल 48, 48 का कर दिया डबल 96, 96 का कर दिया डबल 192। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर 384 आएगा और भी कहानी लंबी होती जाएगी। खैर, यही गुणोत्तर श्रेणी है। तो हमें गुणोत्तर श्रेणी में क्या करना है, यदि किसी एक संख्या में, अब यहां पर एक शब्द का प्रयोग आपके सामने बार बार होगा। ठीक है, बार बार ये होगा कि किसी अशून्य संख्या में, जब हम जीपी की परिभाषा देते हैं तो हम पहले ही जो संख्या लेते हैं वो शून्य नहीं ले सकते। एपी में आप पहली संख्या शून्य ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए शून्य से आपने शुरुआत की, उसमें 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो आपके पास एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी, 0 5 10 15 20 ऐसे कुछ, है ना। अगर आप समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो 0 से समांतर श्रेणी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी की शुरुआत शून्य से नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य से होगी, गुणा करोगे तो सब कुछ शून्य हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां पर कहता हूं किसी अशून्य संख्या में, यहां इस बात को ध्यान रखना, क्या किसी अशून्य संख्या में संख्या ए में, ठीक है, किसी अशून्य संख्या आर, ऐसा कह दें, आर का बार बार गुणा करने से, यूं मान लो हमें गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, और गुणा करते समय यहां नीचे लिख देना या भाग देने से।
मतलब या तो आप गुणा कीजिए या भाग दीजिए। अब देखिए यहां पर एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग मिलेगी, ठीक है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मैं किसी एक नॉन जीरो नंबर मतलब अशून्य संख्या में जो शून्य नहीं है एक अशून्य संख्या का गुणा करता हूं, तो क्या कभी आपको किसी न किसी समय पर संख्या कभी शून्य मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। जैसे आपने शुरू में 3 ले लिया, 3 में आपने 10 का गुणा किया, फिर 10 का गुणा किया, फिर 10 का गुणा किया, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई संख्या शून्य हो जाए या कोई पद शून्य हो जाए। एपी में कोई पद कभी ना कभी शून्य हो सकता है, एपी में कोई पद कभी ना कभी शून्य हो सकता है, लेकिन जीपी में कोई भी पद कभी शून्य नहीं होता। यह भी आपको याद रखना है कि जीपी में कभी भी हमें कोई पद शून्य नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर क्या है, तो पहला अंतर तो यह है कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद के बाद हर पद में हम कुछ ना कुछ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हर पद में या घटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं ना। समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में हर पद में या तो हम गुणा करते हुए आगे बढ़ते हैं या फिर हम भाग देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि समांतर श्रेणी में कोई पद कभी ना कभी शून्य हो सकता है, जरूरी नहीं ये होगा, है ना। जैसे ये गुणोत्तर से ले लो, 2 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर -1, फिर -3, इसमें कहीं पर भी शून्य नहीं आया। लेकिन अगर इस समांतर, जैसे मान लीजिए इसके आगे -5 लिख देता और -10 लिख देता, अगर प्रथम पद -10 है और उसमें आप 5 5 जोड़ते चले जाएंगे तो आपको एक बार तीसरा पद शून्य मिल जाएगा। तो कभी शून्य आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, लेकिन समांतर श्रेणी में शून्य एक पद हो सकता है, गुणोत्तर श्रेणी में कभी भी शून्य एक पद नहीं होता है। क्या ये बात ठीक है? चलिए, तो हम जो संख्या है ना, जैसे ए जो संख्या है वो तो प्रथम पद कहलाती है ना। ए जो संख्या है उसे क्या कहा जाता है? प्रथम पद, जो कि हम लोग समांतर श्रेणी में भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आर को हम लोग कहते हैं सर्वानुपात। क्या कहते हैं? सर्वानुपात। अब ये क्या है, आप फटाफट 1 बाय 1 चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। इसे कहा जाता है सभी का अनुपात और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कॉमन रेशियो। तो चलिए इसकी फिर ढंग से एक बार और परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो परिभाषा ये होगी, फटाफट अगर ये चीज आपने नोट कर लिए, समझ चुके हैं, तो यहां पर हम जिस तरह समांतर श्रेणी में आप सर्वांतर की बात करते थे, यहां सर्वानुपात की बात करेंगे। वहां कॉमन डिफरेंस था, यहां कॉमन रेशियो है। चलिए, तो अगर मैं परिभाषा पर जाऊं तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का अनुपात सदैव सेम रहे, इसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान रहे। जैसे मान लीजिए आपने एक श्रेणी लिखी जिसमें A1 नाम का एक नंबर है, A2 नाम का एक नंबर है, A3 नाम का एक नंबर है, A4 नाम का एक नंबर है। ऐसे 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 आपने AN-1 नाम का एक नंबर लिखा और AN नाम का नंबर लिखा, ठीक है क्या? ठीक है। अब क्या? 2 क्रमागत पदों का अनुपात, मतलब A2 का A1 के साथ अनुपात, A3 का A4 के साथ, या A4 का A3 के साथ अनुपात, ठीक है। A4 का, अच्छा A4 का A3 के साथ भी हो गया ना, ठीक है। तो A3 का भी लिखना पड़ेगा A2 के साथ, A3 का A2 के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ,
ऐसे ही आखिरी में जो an वाला पद है उसको उसके पहले वाले पद के साथ भाग देकर अनुपात निकाला जाए। और ये जो अनुपात है ये सारे के सारे अनुपात समान हो किसी एक अचर संख्या के। अब ये जो अचर संख्या है ये शून्य नहीं है। यहां ध्यान रखना कि ना तो r शून्य है ना ही प्रथम पद शून्य है। अपन इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि अगर प्रथम पद शून्य हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, इस r को यहां कहा जाता है सर्वानुपात, मतलब सभी का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात वही इन दोनों का अनुपात, वही इन दोनों का अनुपात, वही इन दोनों का अनुपात, इसीलिए शब्द के माध्यम से यह हुआ सर्वानुपात, सभी का अनुपात। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? अगर आपको मेरी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि यहां सर्वानुपात होगा? अच्छा देखिए, एक तो परिभाषा ये जो अपन ने अभी देखी, एक थोड़ी देर पहले देखी थी, उस परिभाषा की मदद से भी कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो अपन इन दोनों की मदद से एक नई चीज निकालते हैं। नई चीज क्या है कि अगर मैं a2 निकालना चाहूं तो a2 का मतलब a1 को उधर भेज दो, a1 गुणा r, हाँ सही है। अगर मैं a3 निकालना चाहूं, ये वाला a3, तो a3 कैसे निकलेगा? a3 निकलेगा a2 का r में गुणा कर दो। अब a2 तो खुद a1 गुणा r है, तो क्या ये a1 गुणा r का वर्ग हो जाएगा? हो जाएगा। a4 क्या होगा? a4 होगा a3 गुणा r। अब a3 तो ये है, तो ये हो जाएगा a1 गुणा r की घात 3। क्या ये बात ठीक है? तो देखो, पहला पद a1, दूसरा पद a1 गुणा r, तीसरा पद a2 गुणा r या a1 गुणा r का वर्ग, चौथा पद a1 गुणा r की घात 3। तो अब मैं अगर यहां पर फिर से गुणोत्तर श्रेणी को लिखने की कोशिश करूं या जीपी को लिखने की कोशिश करूं, तो जीपी को लिखा जाएगा ऐसी श्रृंखला जिसमें a1 है, a1 का r में गुणा है, a1 का r का वर्ग में गुणा है, a1 का r की घात 3 में गुणा है, ऐसे लेकर आखिरी तक, मतलब ऐसे लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। क्या ये बात ठीक है? इस तरह से आप किसी गुणोत्तर श्रेणी को निरूपित कर सकते हैं। यहां इन दोनों का अनुपात a1 बटा r, r, ar का वर्ग बटा ar, सिर्फ r, इन दोनों का अनुपात लोगे, मतलब इसको इससे भाग दोगे तो भी r बचेगा, और वो जो r है उसे ही सर्वानुपात कहा जाता है। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो हम बात करते हैं इसमें सबसे जरूरी चीज व्यापक पद के बारे में। व्यापक पद, व्यापक पद लिखने का मतलब है, देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जो nवां पद होता है वो a1 में r की घात 1 कम करके n में से 1 कम करके लिखा जाता है। जैसे पहले पद में r नहीं है, दूसरे पद में जो ar है, मतलब जो दूसरा पद है, उसे लिखा जाएगा a1 गुणा r। और a1 गुणा r को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a1 गुणा r की घात 2 माइनस 1। उसी तरह a1 गुणा r, ये a3 है, a1 गुणा r का वर्ग, जिसे लिख सकते हैं a1 गुणा r की घात 3 माइनस 1। तो देखो यहां 3 है तो यहां 3 माइनस 1, यहां 2 है तो वहां 2 माइनस 1। चौथा पद ये है, तो a4 बराबर a1 की घात r3, तो ar की घात 4 माइनस 1। ये पहला पद था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो इस तरह से आप किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे कहे कि एक गुणोत्तर श्रेणी है 3, फिर 6, फिर 12, फिर 24, इसका 50वां पद कौन सा होगा? बताइए कि इसका 50वां पद कौन सा होगा। तो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए आपको दो चीजों की सख्त आवश्यकता है, या किसी गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद निकालने के लिए पहला पद चाहिए और सर्वानुपात चाहिए। a1 पहला पद कितना? a1 का मतलब 3, r का मतलब
अब r का मतलब देखिए 6 को 3 से भाग दे दो। r निकालने का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी में आप r कैसे निकालते थे, आप दूसरे पद में से पहला पद घटाते थे। यहां पर दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देंगे, और अगर पहचानना हो कि ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं तो क्या करेंगे, कोई से भी 3 क्रमागत पदों को आपस में भाग दे दो, यही होता है। ठीक है, तो r का मान 2, 50वां पद आपको दिया गया है, मतलब 50वां पद निकालना है, तो n का मान कितना 50, तो a50 बराबर a1 की घात r, ये a1 गुणा r की घात 50 माइनस 1, a1 गुणा r की घात 49। a1 तो 3 है और ये भाई साहब 2 की घात 49, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देना, 2 की घात 49 निकालने मत बैठ जाना, ये काफी लंबा कैलकुलेशन होगा। खैर, तो इस तरह से आप किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा, या यूं मान के चलिए कि आप किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हैं। डन। इसके योग के बारे में और बात कर लेते हैं, छोटी सी। योग थोड़ा कैलकुलेटिव है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, योग के बारे में बात करते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का योग है ना, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सूत्र आता कैसा है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। अब देखो ये क्या होता है, इसमें मान लीजिए आपके पास पहला पद a1 है, फिर a1 गुणा r है, फिर a2 गुणा या a1 गुणा r की घात 2 है ना, और उसके बाद a1 गुणा r की घात 3 है। ऐसे अगर n पदों का योग करना है तो nवां पद कौन सा होगा, सर nवां पद का सूत्र हमने अभी पढ़ा, nवें पद का सूत्र होगा a1 गुणा r की घात n-1। जैसे हम लोग समांतर श्रेणी में a1 प्लस n-1d लिखते थे, यहां पर जो nवां पद है वो हो जाएगा a की घात r की घात n-1। आपको इसका योग निकालना है, तो एक काम करते हैं, योग निकालने से पहले से ऐसा लिख लेते हैं। योग निकालना मतलब ये s निकालना है, a निकाला, ठीक है, फिर a का r में गुणा किया, यहां a1 की जगह a लिख दो, ये दूसरा पद। तीसरा पद, इसमें फिर r का गुणा करोगे, फिर इसमें r का गुणा करोगे, फिर आगे r का गुणा करोगे, ऐसे लेकर आखिरी पद के पहले एक पद आएगा जिसमें r की घात n से एक और कम होगी, और उसके बाद आखिरी वाले पद में ऐसा होगा। आपको इसका योग निकालना है, और योग निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा यहां अलग है मतलब काफी स्पेशल है। कृपया ध्यान दे ये तरीका कैसा है। आपको क्या करना है, यहां पर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब कहीं ऐसा कुछ आएगा तो आपको दूसरी एक मेथड है उसका प्रयोग बार बार करना पड़ेगा। कई बार सूत्र नहीं होता, कई बार हमें, जैसे बहुत सारे श्रृंखलाएं ऐसी है, बहुत सारी श्रेणियां ऐसी है जिनका सूत्र नहीं है, और सूत्र है तो भी वो लंबा कैलकुलेशन है। एक एजीपी नाम की श्रेणी होती है जिसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को गुणा करके सरल करते हैं, और उसका जो सूत्र है वो काफी लंबा है, याद रखने में नहीं होता वो याद। तो जो तरीका है ना, उस तरीके को याद करते हैं, उससे वो सरल पड़ता है। अब तरीका यहां पर यह है कि आप क्या कीजिए, पहला स्टेप, अगर इसे समीकरण 1 बोलते हैं आप, तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। 1 में r से गुणा कर दीजिए, ठीक है, मतलब आप दोनों साइड करेंगे, 1 में r से गुणा। तो अगर आपने 1 में r से गुणा किया तो ये तो हो जाएगा s का r में गुणा, है ना, बराबर a का r में गुणा करेंगे तो a r का फिर से r में गुणा करेंगे तो a r का वर्ग, फिर a r की घात 3, इसमें गुणा करोगे तो एक और घात बढ़ जाएगी, इसमें गुणा करोगे तो एक और घात बढ़ जाएगी, ऐसे लेकर अगर इसमें गुणा करोगे तो n-2 में एक घात जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा n-1, और इसमें गुणा करोगे तो चूंकि इसको n बनने में एक की कमी थी, वो r के गुणा होने से
पूरी हो गई ना। ओके, ये है दूसरा नियम। ठीक, अब आपको योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एस निकालना है ना। एस निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आपने जो दूसरा रिजल्ट बनाया है उसमें से पहले को घटा दीजिए। जो आपने दूसरा रिजल्ट बनाया उसमें से पहले को घटा दीजिए। तो आप क्या कीजिए, इधर तो एस गुणा आर है माइनस एस है बराबर एस आर में से एस चला गया। ठीक है, अभी ध्यान दो क्या होगा, ये वाले पद में से ये वाला पद खत्म। ठीक है, ये वाले पद से ये वाला पद गया, ये वाले पद से ये वाला पद गया, ये वाले पद से ये वाला गया, इसके बाद वाले से ये वाला चला जाएगा, इस वाले से ये वाला भी चला जाएगा, इसके पहले वाले से यहां कहीं ये चला जाएगा, इसके बाद वाले को ये खत्म कर देगा। तो सिर्फ आप अगर ध्यान दो तो आपके पास दो पद बच रहे हैं। एक तो ये वाला a गुणा आर की घात n, क्या बच रहा है, a गुणा आर की घात n, और ये पहला पद इसका जिसको घटा रहे ना उसका आखिरी पद a गुणा आर की घात n, और जिसको घटा रहे हैं उसका पहला पद मतलब सिर्फ और सिर्फ a। देख लो बाकी सब चले गए, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक सब चले गए। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर दिख गई होगी। अब मैं इसे हटा देता हूं ताकि आप लोगों को काफी चीजें अच्छी दिखने लगे, थोड़ा साफ सुथरा, मतलब ऐसा कुछ क्लियर है। आपको चाहिए s, आप यहां से s को बाहर निकालिए, यहां से a को बाहर निकालिए। आप क्या कीजिए, यहां से आपने s को बाहर निकाला तो ये बचा r माइनस 1, यहां से आपने a को बाहर निकाला तो ये बचा r की घात n माइनस 1। अगर r माइनस 1 को भाग दे दूं तो क्या s बराबर a गुणा r की घात n माइनस 1 बटा r माइनस 1 हो जाए? बिल्कुल हो जाए। और यही s का सूत्र है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र ऐसा होता है। ये सरल है याद रखने में भी और कैलकुलेशंस में भी। पर यहां एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत ये कि अगर गलती से r कभी 1 हो गया, अगर गलती से r कभी 1 हो गया तो हर शून्य हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, r कभी भी 1 नहीं होना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो हमने एक नया सूत्र लिखा योग करने का, और उसमें हमने लिखा कि यार कुछ भी हो तो क्या है, r कभी भी जब r बराबर 1 नहीं है तब s जो है वो हो जाएगा a गुणा r की घात n माइनस 1 बटा r की घात या r माइनस 1। पहली चीज है। ठीक है, अच्छा अगर r बराबर 1 हो जाएगा तो, अगर r बराबर 1 हो जाएगा तो क्या होगा? अगर r बराबर 1 हो गया तो क्या करेंगे सर आप? देखो, अगर r बराबर 1 हो जाता है, अगर r बराबर 1 हो जाता है तो श्रेणी क्या बनेगी? a में 1 का गुणा करोगे तो a, फिर 1 का गुणा करोगे तो फिर से a। ये सब चीजें मैं आपसे आपको डेराइव इसलिए करा रहा हूं कि अगर आप भूल जाएं परीक्षा में या फिर आप को लंबे समय तक याद रखनी हो तो उनका डेरिवेशन याद होना चाहिए। ठीक है, यदि r बराबर 1 हो जाए तो पहला पद a है, दूसरा पद फिर से a आ जाएगा, इस वाले में 1 का गुणा करो, फिर एक और का गुणा करो, फिर 1 का गुणा करो, ऐसे कितने पदों तक जाओगे? n पद तक जाओगे। आपको ये चाहिए, यही चाहिए ना। अगर r का मान 1 होगा तो a में 1 का गुणा किया तो a, फिर से 1 का गुणा किया तो a, फिर से 1 का गुणा किया तो a, तो अंततः s बराबर कितने पद हो जाएंगे? n पद, जिन सभी में a लिखा हुआ है। ये दूसरा सूत्र है जब r का मान 1 हो जाए। क्या ये बात फिर से आपको क्लियर है? कुछ उदाहरण करेंगे, इसके चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस तरह से दूसरा नियम या दूसरा सूत्र हमारे सामने आया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है ज्यादा। किसकी जरूरत पड़ती है मैं बताता हूं। देखो, एक और नई चीज होती है, वो नई चीज होती है अनंत श्रेणी। ठीक है,
उसके बारे में तुरंत बात कर लेते हैं फटाफट, और इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम बहुत से प्रश्न करेंगे, चिंता की बात नहीं है। चलिए तो बात करते हैं अनंत श्रेणी के बारे में। किसके बारे में? अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी अनंत श्रेणी का मतलब है कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो। कितनी हो? अनंत हो। और अनंत श्रेणी में मतलब अगर हम जीपी की बात करें तो अनंत श्रेणी में यह माना जाता है कि जो सर्वानुपात है वो 1 से छोटा है। जो सर्वानुपात है वो 1 से छोटा है ना, -1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहां पर इस बात को नोट और कर लेते हैं कि सर्वानुपात जो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि r का मान 0.5 है और पद जो है वो अनंत है। पदों की संख्या अनंत होनी चाहिए इस केस में, है ना। अनंत श्रेणी का मतलब क्या है कि पद जो है वो अनंत है। मतलब आपने मान लीजिए 3 में 1/2 का गुणा किया, फिर 1/2 का गुणा किया, फिर 1/2 का गुणा किया, फिर 1/2 का गुणा किया, करते ही चले गए। कहां तक? कहीं नहीं रोका, अनंत तक करते जा रहे हैं। आपने मान लीजिए 1/2 लिया पहला पद, उसमें 3/4 का गुणा किया, या उसमें आपने मान लीजिए -3/4 का गुणा किया, तो 1/2 में -3/4 का गुणा, फिर -3/4 का गुणा, फिर -3/4 का गुणा, तो जो r है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। और पद जो है वो अनंत है, और अगर पद अनंत है तो इसे ऐसा लिखा जाता है कि n जो है वो अनंत को स्पर्श कर रहा है। पद कितने हैं? अनंत, और n अनंत को स्पर्श कर रहा है। इसका प्रयोग आप ज्यादा करेंगे। तो देखिए, आपने जो s का सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था a गुणा r की घात n-1 बटा r-1, और ये हमेशा सत्य है सिर्फ एक केस को छोड़कर। कौन से वाले? इस वाले केस को छोड़कर कि r का मान 1 नहीं होना चाहिए। इस वाले केस को छोड़कर ये हमेशा सत्य है। हमने कहा ये कहीं ये बोला था कि r का मान 1 से बड़ा हो या 2 से बड़ा हो या 10 से बड़ा हो? नहीं, हमने ये बोला ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने क्या कहा कि बस r 1 के बराबर ना हो। तो क्या अगर r 0 से 1 के मध्य है, प्रश्न है कि यदि r 0 से 1 के मध्य है तब भी क्या ये सही है? प्रश्न ये कि अगर r 0 से 1 के मध्य है तब भी क्या ये सही है? तो हमारा जवाब होगा हां। तो फिर आप अलग से क्यों पढ़ा रहे हो? हम उसे और सरल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको यहां पर एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप मुझे खुद वेरीफाई करके बताइए कि जब r -1 और 1 के मध्य है ना, देख लेना फटाफट मेरी बातों को, एवं n जो है वो अनंत पर जा रहा है। अनंत मतलब बहुत दूर तक। अब r -1 और 1 के मध्य में, आप कोई भी एक संख्या लीजिए -1 और 1 के मध्य में, और कोई भी एक संख्या लेकर उसकी घात अनंत करके देखिए क्या आता है। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। आपने कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे मान लीजिए आपने लिया 0.2, 0.2 की घात 2 करोगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैंने मान लिया कि r का जो मान है वो 0.2 है, तो आपने 0.2 की घात 2 की तो आया 0.04, फिर घात अगर 3 की तो 0.008, फिर अगर घात 4 की तो आपको मिला 0.0016। अगर आप 5 करेंगे r की घात तो आपको मिलेगा यहां पर 0.00032। अगर आप r की घात 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.00006। ऐसा कुछ, मतलब 0.2 से मैंने शुरुआत करी, 6 घात तक आते ही मैं बहुत छोटा, हालांकि ये भी छोटा था लेकिन 0.2 फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल छोटा हो गया, है ना। जैसे अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं आपको 0.2 ग्राम सोना देना चाहता हूं तो ही विल बी हैप्पी। अच्छा खासा अमाउंट का सोना होता है 0.2 ग्राम। अगर मैं इतना बोलूंगा तो ही इज इवन नॉट इंटरेस्टेड कि भाई क्या करूंगा लेके, है ना। इतनी सी बात में, हालांकि ले तो फिर भी कोई लेगा, लेकिन
0.00064 ग्राम, कुछ वेट होता है नहीं, हवा में उड़ जाती है इतनी चीजें। तो इतने ग्राम तो अपन हवा में, मतलब ऐसे ही मतलब जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं हवा में, उनका ग्राम होता होगा इतना। तो मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि ये तो बहुत छोटा हो गया। और अभी सिर्फ आपने घात कितनी की है? 6। अगर 600 घात करोगे तो क्या होगा? अगर 6000 करोगे तो क्या होगा? अगर 6 लाख घात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी घात अगर मैं 6 लाख कर देता हूं, तो आप कहोगे सर वैसे ही तो कुछ नहीं है, वो 0 के बराबर ही मान लेते हैं, बिल्कुल छोटा। तो मैं भी यही समझाना चाहता हूं कि जब r 0 और 1 के मध्य है और r की घात n आप निकालोगे, यदि n अनंत है तो ये लगभग शून्य हो जाएगा। कितना? लगभग शून्य। इसे आप नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, चाहे r धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेते हैं कि जब r की घात n शून्य हो जाए, तब मैं लिख सकता हूं कि s जो है वो a 0-1 बटा r-1 है। तो s बराबर -a बटा r-1, ये माइनस चिन्ह को नीचे वाले इस चीजों को बदल दो, तो a बटा 1 माइनस r, यही आपके s का सूत्र है जब श्रेणी अनंत होगी। क्या होगी? अनंत श्रेणी होगी। तब आप इसका इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो अगर मैं अब लिखना चाहूं जीपी के सूत्र को, तो उसे 3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका कि आप कुछ मत मानिए, आप ऐसा मानिए कि r कुछ नहीं है, बस एक, r कुछ भी है बस एक नहीं है, तो ये वाला सूत्र है। अगर r 1 के बराबर है तो ये वाला सूत्र है। यदि r 0 और मतलब -1 और 1 के मध्य है, तो पहला वाला सूत्र भी उसके लिए वैलिड है। अगर ये नहीं बोला जाए कि n अनंत है, अगर ये नहीं बोला जाए कि n अनंत है, तब मैं ये वाला सूत्र नहीं लगाऊंगा, भले r -1 और 1 के मध्य हो। इस वाले सूत्र का प्रयोग कब किया जाएगा? तभी किया जाएगा जब n अनंत हो एवं साथ ही साथ r 0 और 1 के मध्य हो। आपको यहां कई बार उलझा दिया जाएगा। खैर, बात करेंगे इन सभी बातों पर। बहुत से सवाल हमें यहां डिस्कस करने हैं। उम्मीद है आपको अभी तक की पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। चलिए, तो गुणोत्तर श्रेणी की जो कहानी है वो यहां होती है समाप्त। आप फटाफट चाहे तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ऐसी श्रृंखला जहां 2 क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान रहे, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। और गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद होता है और एक सर्वानुपात होता है जिसे हम r कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगले वाले पद की, तो अगली चीज है कि जीपी में आप व्यापक पद को an बराबर a1 गुणा r की घात n-1 लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगले में योग के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, a गुणा r की घात n-1 बटा r-1। ये सिर्फ r बराबर 1 पर काम नहीं करेगा, वरना ये दुनिया भर में काम करेगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर r बराबर 1 हो जाएगा तो हम जितने पद है उनका a में गुणा कर देंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, इनका योग कितना है? अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये एपी है या जीपी है? ये जो चीज लिखी है आपके सामने, ये एपी है या जीपी है? इसका योग कुछ नहीं है। कितनी बार? 7 बार आए हैं ना 5, तो 7 गुणा 5 मतलब 35, है ना? ये तो क्लियर है। क्या ये एपी है या जीपी है? एपी भी है, जीपी भी है। अगर ये एपी है तो इसका प्रथम पद 5 है और सर्वांतर 0 है। अगर ये जीपी है तो प्रथम पद 5 है और सर्वानुपात 1 है। 5 में 0 जोड़ोगे 5, फिर 0 जोड़ोगे 5, फिर 0 जोड़ोगे 5। जीपी में 5 में 1 का गुणा करोगे 5, 5 में 1 का गुणा करोगे 5, 5 में 1 का गुणा करोगे 5। उसके बाद अनंत श्रेणी के लिए हम इस तरह के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन श्रेणी जो है वो अनंत होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अनंत, मतलब अनंत पद होना चाहिए। r का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। 1 के बराबर होगा तो नहीं चलेगा। चलिए,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और मतलब मेन मुद्दे की बात है, हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्या मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर हमें दिक्कत है। चलिए, पहला प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का nवां तथा 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक तो 10वां पद ज्ञात करना है, फिर nवां पद ज्ञात करना है। तो यहां सबसे सरल काम होगा, आप पहले nवां पद निकाल लीजिए, बाद में 10वां पद निकाल लीजिए n का मान रख के। ठीक है, तो चूंकि प्रश्न में बोला है कि यह गुणोत्तर श्रेणी है, तो यहां चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि यह गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है ना, क्या यहां कहीं चेक करने की आवश्यकता है कि यह गुणोत्तर श्रेणी है? n पद तक कहानी जाएगी। ठीक, अब देखो, प्रथम पद a 5 के बराबर, सर्वानुपात कॉमन रेशियो r 25 का 5 में भाग देने पर मिला 5, मतलब यहां a और r सभी बराबर हैं। ठीक है, तो हम पहले nवां पद निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? an बराबर a गुणा r की घात n-1, यही होगा, a गुणा r की घात n-1। तो an बराबर a का मतलब 5, r का मतलब 5, 5 की घात n-1। तो देखो, 5 एक बार है और 5 की घात n-1 भी है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 5 की घात n। ये इसका nवां पद है। कितना? nवां पद। अब अगर आपको 10वां पद निकालना है a10, तो कुछ नहीं, 5 की घात 10 हो जाएगा, जहां जहां n है वहां 10 रख दो। तो इस तरह से आपने 10वां तथा 5वां पद इस गुणोत्तर श्रेणी का निकाल लिया है। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट को, आपकी परेशानी को जरूर हल किया जाएगा। चलिए, उदाहरण नंबर 9, मतलब इसके पहले 8 उदाहरण जो थे वो समांतर श्रेणी के थे। गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 13, 10, 72 है? मान लेते हैं nवां पद है। यहां बोला है कि गुणोत्तर श्रेणी है, तो मैं a का मान तो 2 मानूंगा, r का मान निकालना पड़ेगा। तो आप चाहे 8 को 2 से भाग दे दो तो भी ये 4 आएगा, चाहो तो 32 को 8 से भाग दे दो तो भी ये 4 आएगा, 2 क्रमागत पदों का। और यहां ऐसा नहीं कि पहले पद को दूसरे से भाग देना, दूसरे को पहले से भाग देना ना, 2 को 8 से भाग मत दे देना, 8 को 2 से भाग देना है। ठीक है, अब हमें nवां पद दिया है, तो हमें पता है कि an जो है वो होता है a गुणा r की घात n-1, और an का मान हमने मान लिया 13, 10, 72, है ना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चूंकि an बराबर a की घात r-1, इसीलिए 13, 10, 72 बराबर 2 गुणा r मतलब 4, बिल्कुल, 4 की घात n-1। इतना ठीक है क्या? तो सबसे पहले 2 से भाग दे लेते हैं, इस 2 को आजाद कर देते हैं, ये तो बाकी सरल है। 2 से भाग दिया तो ये मिला 6, 5, 5, 3, 6, 4 की घात n-1। अब ये 6, 5, 5, 3, 6 को 4 की घात n-1 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, मतलब देना ही पड़ेगा, जितनी बार दे सकते हैं। तो चलो ठीक है, 6, 5, 5, 6, क्योंकि देखो 4 से तो जाएगा ही जाएगा पूरा, ये 4 की घात में कुछ ना कुछ है। क्यों है? क्योंकि तभी जाके n का एक पूर्णांक मान आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 से जाएगा और वो 4 से जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले 4 से भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पर बचना चाहिए 64, मतलब 16, फिर बचना चाहिए 3, फिर बचेगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और फिर बचेगा 4, 84। चलो ठीक है, फिर 4 से भाग दिया तो ये बचा 16, 4 गया एक बार भी नहीं, और फिर गया 9, और फिर बचा 6। और शायद मुझे लग रहा है कि ये शब्द अपन ने देखा देखा सा है, देख लेते हैं। 4 से भाग देके 10, 2 और 4, उसके बाद फिर 4 से भाग दोगे तो 2,
और फिर यहाँ 5 और फिर बचेगा 6। अरे ये तो अपने मतलब ये तो इन नंबरों को अपन कितनी बार देख चुके हैं। फिर अपन ने 4 से भाग दिया, 2 से भाग देने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 4 का ही ये घात में आना चाहिए। 4 से भाग दिया तो ये मिला 6 और ये मिला 4, वाओ। फिर 4 से भाग दोगे तो 16, फिर 4 से भाग दिया तो 4, 4 से भाग दिया तो 1। तो सीधा सीधा ये जो संख्या है वो 4 की घात 4 और 4 8 हो चुकी है। तो बेसिकली 4 की घात n-1 बराबर 4 की घात 8, या फिर 8 बराबर n-1, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है n बराबर 9। मतलब इस श्रेणी का जो 9वां पद है वो इतना होना चाहिए। खैर सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपसे हो गया होगा, मेरे पहले हो गया होगा। चलिए अगर कोई समस्या हो तो यहां कमेंट कर देना, आगे बढ़ा जाए। एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा छठवां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद 124 है, छठवां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वानुपात r है। तीसरा पद का मतलब क्या है? a 3, r की घात 3 से 1 कम। ठीक है, छठवां पद a 6, r की घात 6 से 1 कम। हमें निकालना है 10वां पद। 10वां पद मतलब r की घात 10 से 1 कम। अगर हमें यहां से a और r पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, देखिए आपको दिया है a3 बराबर 24, a6 बराबर 192। a3 कितना है? तो a3 ar का वर्ग है, तो मैं लिख सकता हूं ar का वर्ग बराबर 24। यहां से ar की घात 6 या 5 बराबर 192। जब समांतर श्रेणी में आपको दो क्रमागत या दो पद दिए जाएं, भले उनका पदांक कुछ भी हो, एक पद 12वां है, एक पद 20वां है, तब आप सर्वांतर निकालने के लिए एक पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। यहां पर अगर हमें दो पद दिए गए हैं, भले वो क्रमागत है या नहीं है, अगर हमें सर्वानुपात निकालना है तो हमें एक पद में से दूसरे पद का भाग देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने भाग दे दिया इसका इसमें, मतलब ar की घात 5 का ar की घात 2 में भाग दे दिया। a से a गया, r की घात 5 से r की घात 2 गया, तो यहां बचा r की घात 3 बराबर 24 का 4 में गुणा 96 होता है। 96 का डबल 192 होता है। मतलब ये 8 बार जाना चाहिए, तो r बराबर 2 आ जाना चाहिए। कितना? r बराबर 2। ठीक है क्या? क्यों? 8, 2 की घात 3 8 होता है। ठीक है, उसके बाद हमें a भी निकालना है, तो इसका प्रयोग करो ना यार। फिर a गुणा 2 की घात 2 बराबर 24, तो a बराबर 6। तो प्रथम पद 6 है और सर्वानुपात 2 है। आपको निकालना है a10। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे हिसाब से। a10 बराबर 2 की घात, या 2 नहीं, 6 की घात या a की घात 10 माइनस 1 मतलब 9। ये 6 है और ये 2 की घात 9 है ना। 6 में से एक 2 को बाहर निकाल सकते हो। 6 को लिख सकते हो ना 3 गुणा 2 गुणा 2 की घात 9। तो ये मिला 3 गुणा 2 की घात 10। यही आपका a10 भी है। बस इतना सा, बस यही है। बिल्कुल करेक्ट है, हम यहां पर भी सत्य। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका 10वां पद निकाला किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो दी हुई थी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट यहां ये है कि अगर हमें दो पद दिए जाएं, भले वो किसी भी पदांक के हो, चाहे वो क्रमागत हो या नहीं हो, हम उस केस में भाग देंगे। समांतर श्रेणी में घटाया जाता है। चलिए, गुणोत्तर श्रेणी 1 + 2/3 4/9 के प्रथम n पदों का योगफल तथा प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपने दिया है कि आपको एक s निकालना है। पहले तो Sn निकालना है। Sn मतलब n पदों का योगफल। किसका? 1
प्लस 2/3 4/9 प्लस डॉट 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 ऐसे लेकर कहां तक, n पदों तक। ठीक है, या लिख दो n पद, n पदों लिखना सही नहीं होगा, n पद तक। अब यहां किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में हमें योग निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता बस होती है। n का मान तो पता नहीं है, ठीक है, एक तो है a, एक में क्या गुणा करूं कि 2/3 आ जाए, या 2/3 को 1 से भाग दे दो। r का मान क्या है, दूसरे पद को पहले पद से भाग देना 2/3 ही आएगा। इसमें फिर 2/3 का गुणा करोगे तो ये 4/9 हो जाएगा, बात सही है। तो a1 और a और r दोनों हमारे पास है। अब यहां पर आप देखिए कि जो r का मान है वो 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो मैं यहां पर कौन सा सूत्र लगाऊंगा, क्या मैं यहां पर ये वाला सूत्र लगाऊंगा Sn बराबर, है ना, आपको मैं दो चॉइस दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा सूत्र लगेगा। Sn बराबर a की घात r की, या a गुणा r की घात n-1 बटा r-1, साथ ही साथ Sn बराबर या तो ये या फिर ये a बटा 1 - r। बताइए फटाफट, पहला या दूसरा, कौन सा सूत्र लगना चाहिए यहां पर। देखिए यहां पर हम पहला सूत्र लगाएंगे। सर r का मान तो -1 और 1 के बीच में है, आप दूसरा सूत्र लगाइए, आप क्यों पहला लगा रहे हैं। हम दूसरा सूत्र तभी लगा सकते हैं जब पदों की संख्या अनंत हो। यहां पर पद अनंत नहीं है, उन्होंने n पद बोला है, क्या यह बोला है कि n अनंत है, नहीं बोला। फिर आप बोलोगे सर ये भी कहां बोला कि n अनंत नहीं है। तो अगर n अनंत है तभी मैं ये सूत्र लगाऊंगा, अदरवाइज यही सूत्र लगेगा। भले n अनंत है तो भी ये सूत्र सही है, लेकिन उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है। n अनंत पर भी ये सूत्र काम करता है, लेकिन उसका सरलतम रूप ये है। तो चाहे n अनंत हो या नहीं हो, अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप इसी बात के बारे में बात करेंगे। क्या ये क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, चलो ठीक है। तो हमने यहां पर a का मान तो 1 है, तो हमने रखा Sn बराबर 1 गुणा 2/3 की घात n -1 2/3 -1। यही है, थोड़ा दिखने में टफ लगेगा, ठीक है। तो देखो यार, इसे ऐसा लिख सकते हैं Sn बराबर 2/3 की घात n -1 -1/3। थोड़ा कठिन दिख रहा है ना, एक तो ठीक है, 2/3 में से 1 गया। अब आप चाहो तो ये 3 को ऊपर भेज सकते हो माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा Sn बराबर -3 साथ में 2/3 की घात n -1। ये माइनस चिन्ह को अगर अंदर भेज दिया जाए और लघुत्तम ले लिया जाए, या फिर माइनस को बाहर रहने दो, अभी ये है 2 की घात n -3 की घात n बटा 3 की घात n, ऐसा कुछ है ना। 3 की घात n को लघुत्तम ले लिया, ठीक है। 3 से 3 की घात n एक बार कट गया, और ये माइनस चिन्ह को अगर अंदर भेजोगे तो 3 की घात n आगे आ जाएगा, 2 की घात n पीछे चला जाएगा, और यहां पर बचेगा 3 की घात n -1। हो सकता है आपको ऐसे जवाब दिया, हो सकता है बस आपको यहीं पर माइनस को कॉम्पनसेट करके जवाब दे दिया, और दोनों जवाब सही है। तो ये आपका Sn है, पर हमें प्रथम 5 पदों का योग भी निकालना है। तो क्या है, जहां जहां n है वहां वहां 5 रख दो। 3 की घात 5 माइनस 2 की घात 5 बटा 3 की घात 5 -1 मतलब 4, ठीक है। 3 की घात 5 मतलब 243, हाँ ठीक है, नहीं 243 नहीं, 3 की घात 4 243 होता है ना, 3 की घात 4 84 81 होता है, उसके बाद 243, 3 9 27 81 243, 243 माइनस 2 की घात 5 32 और ये 81। S5 बराबर,
21181। तो ये आपका S5 है, मतलब प्रथम 5 पदों का योग। इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है एक बार उसे देख लेते हैं। अगर ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना, नहीं आया हो तो भी बता देना, जरूरी है, क्योंकि मतलब जिनको आ गया उनसे ज्यादा जरूरी वो जिनको समझ में नहीं आया मेरे लिए। खैर गुणोत्तर श्रेणी 3 + 3/2 + 3/4 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल इतना हो जाए? ओ हो, अब तो बड़ी मुश्किल है। कोई बात नहीं, देखिए यहां पर सबसे पहले आपने a का मान 3 लिया। r चूंकि शब्द में बोला है कि गुणोत्तर श्रेणी है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। r कैसे निकालेंगे? चाहो तो दूसरे पद को पहले से भाग दे दो, चाहो तो तीसरे पद को दूसरे से भाग दे दो। मैं हमेशा की तरह दूसरे पद को पहले से भाग दूंगा, तो r का मान 1/2 आया। ठीक है, कितने पद आवश्यक हैं? तो मान लेते हैं n पद आवश्यक है। तो n पदों का जो योग होना चाहिए वो होना चाहिए 3069 भाग दे दो 512 से। तो लेट्स टॉक अबाउट Sn। Sn बराबर a की घात a गुणा r की घात n-1 साथ में r-1। अच्छा, बहुत सी किताबों में इसे भी दो तरीके से तोड़ा गया है। तरीका नंबर 1 कि r धनात्मक है, या दूसरा मतलब r जो है वो 1 से बड़ा है या r 1 से छोटा है। कोई जरूरत नहीं है, यही हमारे लिए काफी है। खैर मान लेते हैं n पद चाहिए तो Sn कितना होना चाहिए? 3069 512 बराबर 3 गुणा, है ना, r की घात n-1 के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसे r की घात n, अच्छा r हमें पता है ना 1/2। ओ वाओ, तो 1/2 की घात n-1 और यहां पर 1/2 - 1। ठीक ठीक, तो कुछ काटने पीटने की कोशिश करते हैं। 3060 या 512 बराबर 3 और ये हो जाएगा -1/2। चाहो तो देख लो ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 बरा या साथ में 1/2 की घात n-1। ठीक ठीक, -1/2 ऊपर जाके 6 बन जाएगा। इस 6 को सीधा सीधा यहां ला सकते हैं, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं अपन 3069 3 गुणा 2 साथ में 512। ठीक है, और ये बचा -1/2 की घात n-1। ऐसा कुछ, बिल्कुल। अब यार देखो, ये कटा इससे 10 2 3। ठीक है, हाँ 10 2 3, ठीक है। ओके, बाद उसके बाद है 2 गुणा 512, 2 गुणा 512 हुआ 10 24 बराबर, एक काम करें माइनस वाले को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात n। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसे हल करने का तरीका 10 24 की या बटा 124 को ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/124। लघुत्तम लोगे तो 1000, 1024 में से 1 गया तो 1023, जो कि वहां बचना चाहिए। और ये बचा 1 - 1/2 की घात n। 1 से 1 गया, माइनस से माइनस गया, सीधी सीधी बात है 1024 1/2 की घात n के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 की घात n 10 24 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इसको ऐसे भी मतलब सीधा सीधा देख सकते हैं। 1024 के गुणनखंड कीजिए, फटाफट क्या आते हैं। आपने पहले 2 से गुणा किया तो मतलब 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512, 2 की घात 10
10 24, तो n का मान 10 यहां से आ जाएगा और यही हमारा सही जवाब है। तो n का मान 10 इस प्रश्न का सही जवाब है कि ऐसे 10 पदों की आवश्यकता है ताकि जो योग है वो इतना बन जाए। मैं आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का जो उपयोगिता है उसके बारे में बता देता हूं थोड़ी सी चीज। जहां पर हमें चीजों को बढ़ाना या घटाना एक सिस्टम मतलब छोटे छोटे मैनर में होता है, एक निश्चित अंतराल में होता है, वहां पर मतलब यूं मानिए कि वो चीजें बढ़े तो आपको ज्यादा पता ना चले, तब हम समांतर श्रेणी का प्रयोग करते हैं। आप सीढ़ियां देखते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो तो सीढ़ियों की जो विड्थ होती है, जो सीढ़ियों की ऊंचाई होती है, वो हर सीढ़ी की पिछली सीढ़ी से समान होती है, इसीलिए आप आसानी से चढ़ जाते हो। लेकिन हमें बहुत तेज अगर चीजों को बढ़ाना है या बहुत तेज घटाना है तब हम गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 लिया और r का मान ले लिया 3, या मान लीजिए एक नंबर ले लिया 2 और r का मान ले लिया 3, कुछ बड़ा तो नहीं है। 2 में 3 का गुणा किया 6, फिर 3 का गुणा किया 18, फिर 3 का गुणा किया 54, तो 2 से 54 बड़ी जल्दी पहुंच गए। तो इसीलिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग होता है। 10 पदों का योग इतना आ जाता है, जबकि समांतर श्रेणी में ऐसा संभव नहीं होता जब तक a या d बहुत बड़ा ना हो, जबकि यहाँ a और r बहुत छोटे छोटे ही हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। या एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 है तथा उनका गुणनफल -1 है, तो सर्वानुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों ने कक्षा 10 में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा भी होगा शायद, कि अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसके 3 पद लेने हैं जो क्रमागत है तो a - d, a और a + d ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि 3 पद लेने हैं, प्रथम 3 पद, तो आप कहोगे सर a ले लो, a r ले लो और उसके बाद अगला a r का वर्ग ले लो। लेकिन इस केस में थोड़ी समस्या यह है कि यहां पर जब आप प्रश्न को हल करने की तरफ जाएंगे तो आपको प्रश्न काफी परेशान करेगा। काफी परेशान क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर a और r दो अलग अलग चीजें हैं जो हल आसानी से नहीं हो सकती। तब हम ऐसे सोचेंगे कि ये कोई भी 3 पद है, इनके पहले भी 1-2 पद और भी है। तो देखिए इस पद से यहां पहुंचने के लिए आपने r का गुणा किया था, इस पद से यहां पहुंचने के लिए आपने r का गुणा किया, यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको r का भाग देना पड़ेगा, यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको r का भाग देना पड़ेगा, इसके पहले का एक और पद पता करने के लिए आपको फिर r से भाग देना पड़ेगा, तो a से r का भाग देना पड़ेगा। तो अगर आपको 3 पद लेने हैं तो पहला पद a1 आप a/r ले लीजिए, दूसरा पद a2 जो है वो a ले लीजिए और तीसरा पद a3 जो है उसे ar ले लीजिए। अगर 5 पदों के बारे में बात करें तो इसके पहले वाला पद a/r का वर्ग हो जाएगा। हमें 3 चाहिए, हमने ये तीनों ले लिया। खैर इस तरह से ये तीनों पद हो गए। अब प्रश्नानुसार आपको क्या बोला है कि इन तीनों का जो गुणनफल है a1 गुणा a2 गुणा a3 बराबर -1 है। हाँ, एक छोटा सा करेक्शन मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं वहां प्रश्न में 1 की जगह या -1 की जगह गुणनफल में 1 लिखा है बहुत सारी किताबों में, और हल जो किया है वो -1 लेकर किया हुआ है। जवाब जो है वो मतलब सही चीज है थोड़ी सी वहां करेक्ट करने की, 1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। खैर अगर a1 a और a के मान रख देते हैं तो a1 का मान a/r, a और ar का वर्ग -1 के बराबर, यहां वर्ग नहीं है तो तीनों कट गए, a और a, तो यहां पर बचा देखो r से r कट गए तो a की घात 3 बराबर -1, जिसका साफ साफ मतलब है a बराबर -1, तो a का मान -1 यहां पर है। अब उसके बाद आपको प्रथम 3 पदों का योगफल निकालना है और योगफल आप लोगों को दिया गया है a/r प्लस a प्लस ar का वर्ग बराबर, या ar का वर्ग क्यों लिखा जा रहा है बार बार, 13/12। हाँ जी ठीक है, तो आप a का मान -1 रखेंगे तो सब दूर माइनस 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 हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा -1/r -1 - r बराबर 13/12। इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो तो क्या मिलेगा, लघुत्तम लेने पर -1 - r का वर्ग, 12 का गुणा भी कर दो साथ में, बराबर 13r।
या अगर सबको उधर ले जाओगे 12r का वर्ग करोगे, माइनस के साथ उधर जाएगा तो 12r का वर्ग धनात्मक प्लस 25r प्लस 12 बराबर 0। अब हमें 12 के साथ बनाना है 25, है ना। ये हमारा यहां पर होना चाहिए एक मतलब द्विघात बहुपद है जिसे हमें हल, द्विघात समीकरण जिसे हल करना है। तो सबसे पहले 12 का गुणा हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 3, गुणनखंड कर रहे हैं ना हम लोग। कई बार मतलब जब द्विघात समीकरण आप हल करते हो तो आपको समझाया जाता है कि पहले इन दोनों का गुणा करो, बाद में गुणनखंड निकालो। अरे जब गुणनखंड ही निकालना है तो इसके गुणनखंड निकाल के इसके गुणनखंड निकाल के गुणा कर दो, क्यों दोनों को अलग अलग करना है। 25 बनाना है इससे, ठीक है। तो 4 देखो यार, ये 16 को 9 में जोड़ेंगे तो 25 बन जाएगा। तो 12r का वर्ग प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 बराबर 0। यहां से आप लोग चाहे तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 4r 3r प्लस 4, और यहां से 3 को बाहर निकाल सकते हैं तो फिर से 3r प्लस 4 बचेगा। तो आपके सामने जो द्विघात समीकरण आया उसके दो गुणनखंड आए, 4r प्लस 3 और दूसरा 3r प्लस 4 बराबर 0। r के दो मान मिलेंगे, r बराबर -3/4, r बराबर -4/3। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है। दोनों क्यों सही है? दोनों हो सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो r का मान -3/4 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। फिर आपसे बोला है पदों को ज्ञात कीजिए, तो पदों को ज्ञात करना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 लेना पड़ेगा। पहले केस में कि यदि r का मान -3/4 हो जाता तो पद कौन से थे? a/r, a और ar, है ना। तो a का मान चूंकि -1 है तो लिख दो यार, -1 बटा -3/4 मतलब 4/3। a का मान तो -1 है ही, और इसका मान आ जाएगा a का मान -1, r का मान 3/4 माइनस के साथ तो 3/4। दूसरा, ये 3 पद हो गए, एक 4/3 -1 3/4। दूसरा, जब r का मान -4/3 होगा तो आपको ये कहानी उल्टी पड़ जाएगी। ar का मतलब होगा माइनस माइनस प्लस 3/4, a का मतलब फिर से -1 और ar का मतलब 4/3। तो यहां पर 3/4 -1 और 4/3 ये रहे 3। मतलब दोनों पदों में देख लो, इसमें भी देख लो, चाहे आप चाहे इसमें देख लो, कुछ नहीं है। ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा है। इन तीनों को उल्टा करके लिखोगे तो वो तीनों पद आ जाएंगे। योग बराबर आएगा माइनस या 13/12, और अगर गुणा करोगे तो -1 आएगा, 4 से 4, 3 से 3 कट जाएंगे। यही आपका सवाल था, यही आपका जवाब है। डन है। देख लो, अगर कोई समस्या हो कैलकुलेशन में तो बता सकते हो। r के मान यहाँ दोनों सत्य है, r धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, शून्य कभी नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगर हमारा 14th उदाहरण समाप्त हो चुका है तो ओ हो अनुक्रम 7, 77, 777, 7077 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल बहुत बार आपके स्कूल में पूछा जाएगा, प्रायोगिक परीक्षाओं जेई में भी ऐसा सवाल आ चुका है। मतलब कुछ नहीं है, 7 की जगह 9 करके सवाल आया था, और सभी का तरीका सेम है, चाहे वो 7 लिखा हो चाहे 9 लिखा हो, तरीका जो है वो सबका सेम है। अब उस तरीके के बारे में बात करते हैं। क्या है, आपको क्या करना है, आपने मान लिया कि आपके सामने एक s है, उस s का मतलब है 7 में 77 जोड़ा जाए, फिर 777 जोड़ा जाए, और ऐसे लेकर आखिरी में आपने ये भी जोड़ा है। ऐसे आप कहां तक गए हैं? n पदों तक गए हैं, मतलब n पद है टोटल। अब क्या कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को हल करना ही नहीं है, आपको जो प्रश्न हल करना है वो है 9 + 99
प्लस 999 प्लस 9999। हर सवाल में चाहे यहां 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, 1 प्लस 11 प्लस 11 111, कुछ नहीं, हमें 9 प्लस 99 वाले रूप में लेकर आना है इसे, बाकी हम देख लेंगे। इस 7 का कोई मतलब नहीं है यहां पर, बस इस 7 का ऐसा मतलब है कि आप 7 को हर पद में से बाहर निकाल लो। तो अगर यहां बाहर निकाला तो 1 बचा, यहां निकाला तो 11, यहां निकाला तो 1 1 1, यहां निकाला तो 1 1 1 1, ऐसे लेकर आगे जाते हुए हमें कहां तक जाना है, n पदों तक। अगर आप इसी में अंश तथा हर में 9 का गुणा कर देते हैं, अगर आप अंश तथा हर में 9 का गुणा कर देते हैं तो s बराबर 7/9 तो ये हो जाता है, साथ ही साथ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, ऐसे लेकर आपको n पदों तक जाना है। क्या आपको ये बात क्लियर है? देख लो, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपन ने इस प्रश्न में जहां जहां 7 7 था वहां वहां 9 9 9 बना दिया है। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, जहां जहां 9 है, 7/9, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। ये जो 9 है, क्या मैं इसे 10 - 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। 99 को क्या 100 - 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 9999 को 10,000 - 1 लिख सकते हैं। और ऐसे आप कितने पदों तक जाएंगे? आप n पदों तक जाएंगे। देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। आपने क्या किया, 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, 10,000 - 1। अब आगे 7/9 को बाहर रखते हैं, 10 100 1000 इन सभी को पास पास लिख देते हैं, है ना। तो s जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, s के अंदर आपको मिलेगा कि 7/9 तो बाहर है। अब आगे 10 में 100 को जोड़ दिया गया, फिर 1000 को जोड़ दिया गया, फिर 10,000 को जोड़ दिया गया, ऐसे लेकर कहां तक गए हम, n पद तक। और जो -1 -1 -1 था ना, ये -1 ये -1 ये -1, इन सभी को माइनस लगाकर 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे लेकर कहां तक, n पद तक। ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए, क्या ये एक गुणोत्तर श्रेणी है? क्या ये एक गुणोत्तर श्रेणी है? बिल्कुल है। क्यों? 10 में 10 का गुणा करोगे, फिर 10 का गुणा करोगे, फिर 10 का गुणा करोगे। और यहां पर भी गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन यहां r का मान 1 है, प्रथम पद का मान भी 1 है। या फिर ऐसे समझो कि अगर आप 1 को n बार जोड़ोगे, अगर आपने 1 को 10 बार जोड़ा तो 10, 1 को 20 बार जोड़ा तो 20, अगर 1 को n बार जोड़ा तो n आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इसका जवाब तो n हो जाएगा। बचेगा इसे, तो इसे हल कर लेते हैं अपन अलग से, है ना। इसे समीकरण 1 नाम देकर हम हल करते हैं दूसरे समीकरण, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक है S1, मान लेते हैं, माना S1 बराबर, इसे अलग हल कर लेते हैं ना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, 10 + 100 + 1000 + 10,000, ऐसे कितने पदों तक जाना है भाई लोगों, n पद तक। अब देखो, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमने बोला कि a का जो मान है वो 10 है, बिल्कुल 10 है, और यहां पर r का मान भी 10 है, प्रथम पद भी 10 है, सर्वानुपात भी 10 है, ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगर आप यहां सूत्र लगाएंगे S1 का, तो S1 आना चाहिए n पदों का योग a की घात r की घात n-1 बटा r-1। तो क्या S1 हो जाना चाहिए 10 गुणा 10 की घात n -1 बटा 10 - 1।
हो जाना चाहिए। तो क्या S1 लिखा जाएगा, ये 10 को अंदर गुणा करोगे तो 10 की घात n प्लस 1 माइनस 10 बटा 9। तो ये जो S1 है वो इतना आया, और S1 को निकालकर आपको अंदर वाली संख्या में गुणा कर देना चाहिए। मतलब S1 का मान यहां रख देना चाहिए, इसका नाम 2 दे दो। तो 1 एवं 2 से क्या आप बोल सकते हैं, 1 एवं 2 से जो S आपको चाहिए था वो है 7 बटा 9, 7 बटा 9 गुणा 10 की घात n प्लस 1 माइनस 10 बटा 9 माइनस n, क्योंकि 1 को अगर आप n बार जोड़ेंगे तो n मिलेगा। ये 9 का अंदर गुणा कर दो, s बराबर 7 बटा 9 10 की घात n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 बटा 9, लघुत्तम लेने के बाद ऐसा। ठीक है। और अगर इसे 9 को अंदर भी गुणा कर दोगे तो भी कोई जवाब ये भी सही है, जवाब ये भी सही होगा। 7 गुणा 10 की घात n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 बटा 81, है ना। हमने कहीं कुछ मिस तो नहीं किया है, नहीं किया है। अब इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखो। आपने देख लिया एक बार, आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं यहां आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोलो सर पूछ लीजिए। अगर आपने बोला है कि सर पूछ लीजिए तो भी, और नहीं बोलोगे तो भी, सवाल ऐसा है कि अगर यहां पर ऐसा होता किसी भी जगह पर कि आपको 4 प्लस 44 प्लस 4 4 4 प्लस 4 को 4 बार लिखना पड़ता, मतलब 7 की जगह 4 होता, तो आपका जवाब क्या होता। यहां 7 था, उस 7 का कोई मतलब था नहीं है, वो 7 सिर्फ एक बार कॉमन आने के बाद बाहर पड़ा है आखिरी तक, उस 7 का कहीं कोई उपयोग नहीं है। तो अगर आपको बोला जाता कि 4 प्लस 44 प्लस 444 ऐसे लेकर, तो यहां 7 की जगह 4 आ जाता, बाकी पूरा का पूरा सवाल सेम रहता, पूरा का पूरा जवाब भी सेम रहता। आप पहले 4 कॉमन निकालते, उसके बाद यही सवाल को बार बार रिपीट, मतलब यही चीज को रिपीट करते, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो, और नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, मुझे आपसे पूरा भरोसा है। इस तरह से इस तरह के सवालों को हम हल करते आए हैं। चलिए, एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, जबकि उसके 2 माता पिता, 4 दादा दादी, 8 परदादा परदादी आदि है। देखना ध्यान से। एक तो व्यक्ति वो खुद है, उसके 2 माता पिता हैं, ठीक है, 4 दादा दादी हुए हैं, ठीक है, 8 परदादा और परदादी ऐसे थे। आपको कहां तक जाना है, 10 पद तक जाना है। कहां तक जाना है, 10 पद तक। तो ये तो सरल है यार। क्यों सरल है, क्यों, क्योंकि यहां पर a का मान 1 है, r का मान 2 है। आपको चाहिए a 10, जो कि हो जाएगा a गुणा r की घात 9। तो a का मतलब तो 1, r की घात 9 मतलब 2 की घात 9, इतना सा। ठीक। अब ये 10वीं पीढ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि 10वीं पीढ़ी का मतलब है उस व्यक्ति को छोड़ने के बाद 10वीं पीढ़ी, मतलब 11वीं पीढ़ी के बारे में बात कर सकते हैं। तो जवाब ऐसा भी आ सकता है 1 गुणा 2 की घात 10। ठीक है, जो आपकी किताब में हो, जो प्रश्न हो, उसके हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुणोत्तर माध्य के बारे में। जैसा समांतर माध्य वैसा ही गुणोत्तर माध्य। समांतर माध्य क्या था कि अगर 2 संख्याएं हैं, उनके बीच में हमें n संख्याएं रखनी है, इस तरह से कि वो 2 संख्याएं और बाद में रखी गई n संख्याएं सभी के सभी समांतर श्रेणी में हो। लेकिन यहां पर हम बात कर लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। मान लीजिए a तथा b नाम की 2 संख्याएं हैं, एक तो a है, दूसरी b है। आपने इनके बीच में n ऐसी संख्याएं रखी है। n संख्याएं मतलब देखिए, एक तो आपने रखा a1, दूसरा a2, तीसरा a3,
चौथा A4, ऐसे लेकर आपने यहां n संख्याएं रखी है, ये आपने खुद से रखी है। तो अब आपको यह देखना है कि ये जो संख्याएं रखी गई है ये अब गुणोत्तर श्रेणी में हो, काय में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो अब बताइए गुणोत्तर श्रेणी में कैसे आएंगे ये चीजें। समांतर श्रेणी में भी वैसे ही किया था, गुणोत्तर श्रेणी में वही करेंगे। देखिए ये जो गुणोत्तर श्रेणी है इसका पहला पद तो आपको पता है A, इसके बाद का जो भी पद आपको निकालना है, इसके बाद का जो भी पद आपको निकालना है वो A में R का गुणा करने से आ जाएगा। A में R का गुणा करोगे ये आ जाएगा, A में R का 2 बार गुणा करोगे ये आ जाएगा, A में R का 3 बार गुणा करोगे ये आ जाएगा, A में R का 4 बार गुणा करोगे ये आ जाएगा, A में R का n बार गुणा करोगे ये आ जाएगा। तो अगर आपको R मिल जाता है तो आप ये सारे n पदों को निकाल सकते हैं जिनको आपने रखा है यहां पर। तो ध्यान से देखिए प्रथम पद यहां पर क्या है सर, प्रथम पद तो A के बराबर है। अंतिम पद, तो अंतिम पद जो है वो B के बराबर है। और हमें प्रथम पद और अंतिम पद के साथ बात करनी है कुल पदों की। R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल पद। तो कुल पद कितने, कुल पद जिनको आप m कह सकते हैं उनकी संख्या हो जाएगी n से 2 ज्यादा। क्यों, क्योंकि आपने 1 से लेकर n तक की संख्याएं A और B के बीच में रखी है, A और B पहले से थे, तो कुल पद हो गए n से 2 ज्यादा। अब अगर मैं अंतिम पद निकालता हूं जिसे अपन B को ना AM कह देते हैं, अंतिम पद मतलब m वाला पद, तो क्या आप AM के सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं कि जो अंतिम पद है AM A गुणा R की घात m-1 है। हाँ ठीक है, AM मतलब अंतिम पद है तो AM का मतलब तो B होना चाहिए, A का मतलब A, R का मत R की घात m का मान तो n+2 है -1। ठीक है, तो ये मिला B बराबर A R की घात n+1। तो क्या यहां से आप लिख सकते हैं B बटा A बराबर R की घात n+1 और अंततः R बराबर B बटा A 1 बटा R+1, और यही आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न का मतलब यहां पर आप सर्वानुपात जो निकालेंगे वो ऐसे ही निकलेगा। सर्वानुपात निकलने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं है, सर्वानुपात निकलने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्वानुपात पता है, हमें पदों की संख्या पता है, उसके बाद हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि आप पहला पद निकालिए A1, तो A1 निकालने के लिए आपको A में R का गुणा करना होगा, A2 निकालने के लिए आपको इसमें एक और बार R का गुणा करना होगा, A3 निकालने के लिए आपको इसमें एक और बार R का गुणा करना होगा, वैसे ही AN निकालने के लिए आपको इसमें एक और बार R का गुणा करना होगा। सर हमने AN का सूत्र तो ऐसे पढ़ा था, घात 1 कम होनी चाहिए, आप यहां घात R के या N के बराबर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं लिखी है आपने ये माध्य है। ये क्या है सर? ये गुणोत्तर माध्य है, ये A1 A2 नहीं है, ऐसे समझ लो। इसे A1 A2 या समांतर श्रेणी ना, गुणोत्तर श्रेणी ना समझ के गुणोत्तर माध्य समझो। समांतर माध्य में भी पहला पद A प्लस डी होता था, दूसरा पद A प्लस 2D होता था, तीसरा पद A प्लस 3D होता था, चौथा पद A प्लस 4D होता था। जबकि समांतर श्रेणी में चौथा प्लस A प्लस 3D होता है, पर समांतर माध्य में चौथा पद A प्लस 4D होता है। उसी तरह से यहां पर भी बात होगी। इतना सा है, बस आप तो R को याद कर लो और कुछ नहीं है। पहला पद इसमें R का गुणा करोगे, इसमें R का गुणा करोगे, इसमें R का गुणा करोगे, या फिर ऐसे समझ लो कि A1 के पहले एक पद ऑलरेडी है, इसीलिए इनकी घात में एक कम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है क्या? डन डन डन, बस इतना सही है, ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य। चलो सर जी, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए।
तो हमने माना कि ये 1 है और यहां पर 3 संख्याएं A1, A2, A3 और 256 है। ये 3 बैक टू बैक संख्याएं हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। अब आपको चाहिए कि इनके बीच रखने पर आपका जो प्राप्त अनुक्रम है वो एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। आपने देखा कि पहला पद तो 1 के बराबर है और अंतिम पद जो है वो 256 के बराबर है। n का मान 3 है, n का मान 3 है, मतलब कितनी संख्याएं रखी गई है। तो इस केस में अगर ये संख्याएं एक गुणोत्तर श्रेणी में होती है तो हमें पता है कि r का मान b बटा a की घात 1 बटा r या n+1 होता है। हमने अभी अभी निकाला, यही निकाला ना, याद है? मतलब रट लो इस चीज को यार, छोटी मोटी चीजों को, ठीक है। या फिर नहीं तो ऐसे रख लो कि यहां पर समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो पांचवा जो पद है ये वाला, ये पहला पद गुणा a की घात r-1 होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए। इतना भी चलेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो चलो उस तरीके से निकाल देते हैं, ठीक है। चलो r का मान कितना, b मतलब 256 बटा 1 की घात 1 बटा 3+1, मतलब r का जो मान आएगा वो 256 की घात 1 बटा 4 आएगा। अब 256 होता है 16 का वर्ग, है ना। तो 16 मतलब 4 का 2 का वर्ग, तो ये 4 की घात 4 पूरे की घात 1 बटा 4, तो r का मान आया 4। r का मान कितना, 4। अगर r का मान 4 है, आपके पास पहला पद 1 है, तो दूसरे पद के लिए आप इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तीसरे पद के लिए फिर 4 का गुणा कर दोगे, चौथे पद के लिए फिर 4 का गुणा कर दोगे और पांचवें पद के लिए तो 4 का गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 4, 16 और 64 ये संख्याएं, 3 वो संख्याएं हैं 1 और 265 के बीच रखने की, ताकि जो संख्याएं बने वो समांतर श्रेणी में या गुणोत्तर श्रेणी में बन जाए। सिंपल है, चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए अभी तक तो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ, या उदाहरण नंबर हो चुके हैं 18। यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं a तथा b के बीच, ठीक है, यदि a b दो धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक, तो इनके बीच का जो am मतलब समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है a प्लस b बटा 2, मतलब सूत्र से निकाल कर लोगे, ऐसा शॉर्टकट में याद रख लो। और इनके बीच का gm मतलब गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, वर्गमूल AB, ऐसा होता है सर जी। और हम जब गुणोत्तर माध्य परिभाषित करते हैं, यहां एक चीज और नोट कर लेना, तो जो जब दो संख्याओं के बीच बात करते हैं तो संख्याएं धनात्मक ही होनी चाहिए। चलिए तो ठीक है, अब आपको बोला है कि दोनों के बीच जो समांतर माध्य है वो 10 है, मतलब a प्लस b बटा 2 10 के बराबर। साथ ही साथ गुणोत्तर माध्य मतलब AB का वर्गमूल 8 के बराबर। अब आपको यहां से A तथा B निकालनी है, ठीक है। तो अगर इसे हल करोगे तो ये तो मिलेगा A प्लस b बटा 2 की जगह 20 हो जाएगा। साथ ही साथ यहां वर्ग करना पड़ेगा, तो AB बराबर 64। इधर भी वर्ग करो, उधर भी वर्ग करो। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 64 है तथा जोड़ 20 है, तो तुक्का मारने से 4 और 16 साफ साफ दिख रही है, लेकिन हल करके लाना पड़ेगा। हल करके लाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, b को यहां पर 64 बटा a लिख सकते हैं, है ना। अगर AB बराबर 64 है और आपने इस समीकरण में b की जगह 64 बटा a लिख दिया, ठीक है, तो यहां से बना a का वर्ग माइनस 20a प्लस 64 बराबर 0, या फिर a का वर्ग
माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 बराबर 0। अगर यहां से आप a को बाहर निकालोगे तो a माइनस 16 माइनस 4 को बाहर निकालोगे तो a माइनस 16 बराबर 0। तो भाई साहब a का मान 4 या 16 में से कुछ भी हो सकता है। a का मान 4 या 16 में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो यार, ये द्विघात समीकरण हल करने वाला जो काम है ना, वो आप लोग खुद कर सकते हो। a का मान 4 या फिर a का मान 16। तो जब a का मान 4 है तो b का मान 64/4, a का मान 16 तो b का मान 64/। तो b का मान यहां पर 64/4 मतलब b बराबर 16 हो जाएगा और यहां पर b बराबर 4 हो जाएगा। तो या तो 4 64 हो या 64 4 हो, मतलब ऐसा, या 4 16 हो या 16 4 हो, दोनों करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम क्रमित युग्म में ऐसे लिख सकते हैं, बहुत दिन हो गए इसके बारे में बात किए हुए। ए बी बराबर 4 16 या फिर 16 4, है ना। या करके बराबर करके मत लिखना, दो क्रमित युग्म तब बराबर होते हैं जब 4 16 के बराबर हो, या फिर ए बी बराबर 16 4। चलिए, तो ये उदाहरण नंबर 18 आपका समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोलता है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न बोलता है कि प्रश्न हो चुके हैं समाप्त। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियोस YouTube पर ढूंढने में दिक्कत होती है या फिर आपको YouTube के अलावा कोई और अल्टरनेटिव चाहिए, घर वाले बोलते हैं कि YouTube मत चलाया करो वैसा वैसा, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाइए। वहां पर आप CBSE हिंदी माध्यम सिलेक्ट कीजिए, कक्षा 11वीं सिलेक्ट कीजिए, और जैसे ही आप कक्षा 11वीं सिलेक्ट करेंगे गणित वाले सर आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। यहाँ फोटो बना रहेगा गणित विषय का और गणित वाले सर का। जैसे ही आपने गणित वाले सर के साथ फोटो को सिलेक्ट किया, आपके सामने ये पूरा पाठ्यक्रम मतलब लिखा रहेगा कि हम भैया गणित की NCERT इसमें है और इसमें इतना इतना कुछ है। आप किसी भी नीचे जाकर किसी भी एक चैप्टर पे क्लिक करना। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे उसके बहुत से वीडियोस वहाँ दिखेंगे। जिस वीडियो पे क्लिक करोगे गणित वाले सर पढ़ाने लग जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। बाकी हाँ, जो हमारे हाथ में है वो हम कर ही रहे हैं कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं जो स्कूल की पढ़ाई करते हैं उनको हम पूरी शिक्षा मुफ्त प्रदान करते हैं। चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको इस वीडियो को क्या करना है, इसके लिए लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।